हेलो एवरीवन। दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन द नाजी वर्ल्ड व्यूज मीन्स नाजियों का विश्व दृष्टिकोण इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू नाजी आइडियोलॉजी देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल बट ओनली अ रेशियल हायरार्की। Hitler's racism borrowed from Charles Darwin and Herbert Spencer, according to which Nordic German Aryan were at the top, all other colored people in middle and Jews at the bottom. The other aspect of Hitler's ideology was related to geopolitical concept of Lebensraum or living space. He believed in acquiring vast territories to spread the race of the Nordic German Aryans. नाजियों का जो विश्व दृष्टिकोण था, नाजियों ने जो भी अपराध किए वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं और एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नाजियों का जो दृष्टिकोण था, विचारधारा थी, हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची ही था। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाज को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या बहुत ही कम थे। इस नज़रिए से जो ब्लांड या नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य थे, नॉर्डिक जर्मन आर्य मतलब आर्य बताए जाने वालों की एक शाखा थी। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते जुलते मूल के लोग थे। ये नॉर्डिक जर्मन आर्यन के बारे में मैंने बताया कि सब जो ब्लांड नीली आंखें वाले या नॉर्डिक जर्मन आर्य थे सबसे ऊपर माने जाते थे और यहूदियों को नाजियों के दृष्टिकोण में सबसे निचली पायदान पर माना जाता था। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी कि आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच रखा गया था। हिटलर की जो नस्ली सोच थी, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारक के जो सिद्धांत थे उन पर आधारित थी। डार्विन प्रकृति वैज्ञानिक थे जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मीन्स जीविता का सिद्धांत, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरण या परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल नहीं सकती, उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं, और जो ढाल पाती हैं वही पृथ्वी पर जिंदा रहती हैं। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उसमें इंसानी हस्तक्षेप की कोई वकालत नहीं की थी। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाज पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों को सही ठहराया और उनकी सराहना की। नाजियों की जो दलील थी बहुत सरल थी, जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी और कमज़ोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उनको जिंदा रहने का अधिकार है। उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। हिटलर की जो विचारधारा का दूसरा पहलू था, लेबेंसराउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। इससे मातृ देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाके में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी नहीं होगी। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इसी धारणा की पहली प्रयोगशाला बनी थी। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट मीन्स नस्लवादी राज्य की स्थापना। नाजीज began to implement their dream of creating a community of pure Germans by eliminating the undesirable ones in extended empire. The Jews, the Russians, and the Poles all of them are persecuted. Germany occupied Poland and parts of Russia,
captured civilians worked as labor. Jews were stereotyped as killer of Christ and users. They were barred from owning land and persecuted through violence and expulsion from land. From 1933 to 1938, Jews were compelled to leave the country through different means of terror and segregation. जो नस्लवादी राज्य की स्थापना हिटलर के द्वारा किया गया, सत्ता में पहुंचते ही नाज़ियों ने जो शुद्ध जर्मनों की विशिष्ट नस्ली समुदाय थी उनकी स्थापना के सपने को लागू करना शुरू किया। शुद्ध जर्मन मीन्स जिनको नाज़ी लोग सर्वश्रेष्ठ मानते थे, उनकी समुदाय की स्थापना के सपने को पूरा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जो जर्मन साम्राज्य थे उसमें मौजूद उन समाज या नस्लों को ख़त्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। नाज़ी शुद्ध और स्वस्थ नाड़ी कार्यों का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल ये ही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था। बाकी सब नाज़ियों के लिए अवांछित थे। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नाज़ी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। यूथनेजिया मीन्स जो इच्छा मृत्यु होती है के कार्यक्रम के तहत बाकी नाज़ी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। यहाँ जो हमने पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में हेलमुट के बारे में पढ़ा था कि कैसे उसके पिता ने सुसाइड कर लिया और क्यों किया, वो सवाल यहाँ पे क्लियर होता है कि हेलमुट के पिता ने ऐसे असंख्य जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। और जब जर्मनी युद्ध हार गया, हिटलर भी मर गए, तब उनको ये जो लोग बच गए थे उनको ये डर सताने लगा कि अब हमारी बारी है, हमने जो दुर्व्यवहार किया है वो सब हमें झेलना होगा। और इसी डर से हेलमुट के पिता ने सुसाइड किया था। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था, इनके अलावा भी कई नस्लें थीं जो इसी नियति के लिए अभिशप्त थीं। जर्मनी में रहने वाले जो जिप्सी मीन्स जिप्सी नाम से एक श्रेणीबद्ध किए गए समूह की अपनी सामुदायिक पहचान थी। सिंती और रोमा ऐसे ही दो समुदाय थे जो जिप्सी कहलाते थे। और अश्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों की भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक ही नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। नाज़ी जर्मन में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नाज़ियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को ज़मीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्ती में रहते थे जिन्हें घेटो यानी दबड़ा कहा जाता था। घेटो किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखना घेटो का मीन्स है। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। उनके खिलाफ जब जब संगठित हिंसा की जाती और उन्हें उनकी बस्तियों से भगा दिया जाता था, लेकिन ईसाईयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था। यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म को अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के जो वैज्ञानिक सिद्धांत थे उस पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से भी नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था, यहूदियों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए।
सन 1933 से 1938 तक नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से डराया, उन्हें गरीब कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी धीरे धीरे करके देश छोड़कर भागने लगे और 1939 से 45 तक के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति भी अपनाई गई थी। नेक्स्ट, द रेशियल यूटोपिया, नस्ली कल्पना लोक यूटोपिया, मतलब नस्ल एक यूटोपिया का मीन्स एक कल्पना जो हम इमेज करते हैं वो सच्चाई में होती नहीं है, उसका यूटोपिया का मतलब यही है। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि नस्ली कल्पना लोक या यूटोपिया क्या है। रेशियल यूटोपिया, Nazis realized their murderous racial ideal, genocide and war become two sides of same coin. Occupied Poland was divided. General government became the destination for all undesirables of the empire. It also served as killing fields for the Jews. जो यूटोपिया था, युद्ध के साय में, यूटोपिया के बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि युद्ध के साय में जो नाज़ी थे अपने जो कातिलाना नस्लवादी और एक यूटोपिया या आदर्श विश्व का निर्माण में लग गए। जो नाज़ी थे वो एक कल्पना लोक बनाना चाह रहे थे जिसमें वो अपना ही साम्राज्य और अपने जिनको वो बेटर मानते थे उनको वो बसाना चाहते थे। तो युद्ध के साय में नाज़ियों ने अपने इस यूटोपिया कल्पना लोक को बसाने के लिए बहुत सारे कातिलाना हरकत की है, जिसमें कई लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतारा। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए थे। जो पराजित पोलैंड था उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और सामान सब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह, जानवरों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के जो बुद्धिजीवी थे उनको बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। असल में वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता और अगर ऐसा नहीं होता तो उन बच्चों को अनाथ आश्रमों में डाल दिया जाता जहां उनमें से ज़्यादातर मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटों और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। सो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है द नाजी वर्ल्ड वेव्स कंप्लीट होता है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल द कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे। थैंक यू।